हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, एसएससी जीडी की क्लासेज शानदार चल रही हैं और इसी सीरीज में हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आता है। कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का भी हो, पीसीएस का भी हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और हम जो है आज इस क्लास में राष्ट्रपति के बारे में एक शॉर्ट टाइम में लॉन्ग चर्चा जो है करेंगे, डीपली थोड़ा पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये उन्नति क्लासेस चैनल आपके लिए निःशुल्क बहुत ही अच्छी क्लासेस लेकर के आता है। आप जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। क्योंकि आप 1 या 2 मिनट देखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आप जो है किसी और चैनल पर जाएंगे तो यही जितना कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है, यही कंटेंट आपको 3 से 4 क्लासों में यानी 3 से 4 घंटों में आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं एक शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा पद किसी का है तो वो राष्ट्रपति का है। किसका है? सबसे बड़ा पद अगर किसी का है तो किसका है? राष्ट्रपति का है। प्यारे साथियों, वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति है वो कैसा पद है? संवैधानिक पद है या फिर वैधानिक पद है या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको पता होगा क्या कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक पद है। और कैसा है? सर्वोच्च संवैधानिक पद है। और भारत में प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है किसे? राष्ट्रपति को। प्यारे साथियों, क्लास को बड़ी आनंद से लीजिएगा। बहुत ही एक अच्छी शानदार चर्चा होने वाली है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। आप इसके बाद राष्ट्रपति कभी भूलेंगे ही नहीं। राष्ट्रपति के बारे में क्लास में याद कराने की गारंटी, यूँ समझिएगा आप। राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक है और देश का और सरकार का एक कार्यपालिका का प्रमुख है। सरकार का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन ये नाम मात्र का होता है। सरकार का प्रमुख जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। और जो राष्ट्रपति है वो भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 5 में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति की चर्चा किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 5 में है। आइए, भारत में राष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ऐसा लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 यानी 52 में। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो कि सर्वोच्च होगा। ठीक है, आई होप you are getting my points. Okay, so please try to understand. आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, लेकिन कैसा होगा? नाम मात्र का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख तो होता है लेकिन नाम मात्र का होता है और बाकी प्रधानमंत्री होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। क्या है प्यारे साथियों? निर्वाचक मंडल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा की गई है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग हिस्सा लेते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो लोग कौन से लोग हिस्सा लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी, क्योंकि यहाँ इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, तो इन दोनों विधानसभाओं के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट फंसेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही क्यों हिस्सा लेते हैं। ये बात समझने की है, सोचने की भी है, आपके अंदर सवाल आना भी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में तो खत्म कर दिए गए हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं लेते। इसका कारण ये होता है कि जो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो लोग हो सकता है अगर चुनाव में हिस्सा लें तो जिस राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है उसी राष्ट्रपति को वो वोट करें। इसीलिए निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। वो कैसी प्रक्रिया है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। कैसी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। सवाल आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? तो कैसी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है आर्टिकल 56 में अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो इसमें जो है वो कार्यकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 में प्यारे साथियों किसकी चर्चा की गई है? कार्यकाल में की चर्चा की गई है। कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का वो पद ग्रहण, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है राष्ट्रपति, उस दिन से पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्षों तक वह राष्ट्रपति रहता है। और इस बीच अगर वह अपना त्याग पत्र देना चाहे, सवाल आता है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है? किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, या फिर सीजेआई को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं, या फिर और कोई। तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा यानी त्याग पत्र जो है वो देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। और राष्ट्रपति को इस बीच में हटाया भी जा सकता है अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है। इसका मतलब यह है, अतिक्रमण का मतलब यह है कि अगर वो संविधान में जैसा उसके पद के बारे में कहा गया है, जो उसके कार्य हैं, अगर वो उनके खिलाफ चलता है, अगर वो उन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा और उसे हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उसे महाभियोग कहा जाता है। प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और इस महाभियोग के बारे में चर्चा जो है वो अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में है। किसमें है? आर्टिकल 61 में है। और ये महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्यारे साथियों, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सवाल आता है, अच्छा सवाल बनता है, और
बड़ी एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है। तो प्यारे साथियों, कैसी प्रक्रिया है? याद रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने से पहले, अलग से पॉइंट है, राष्ट्रपति को हटाने से पहले हटाने के 14 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाती है कि आपको जो है हटाया जा रहा है या हटाया जा सकता है 14 दिन पूर्व। और प्यारे साथियों, इसे हटाने के लिए किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। और प्रस्ताव लाने के लिए, जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है ना, सदन में प्रस्ताव लाने के लिए उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसका 1/4 का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 100 सदस्य हैं। कितने? सदन में 100 सदस्य हैं, तो 100 का 1/4 करेंगे तो आएगा 25। तो कम से कम 25 सदस्यों के जो है उस सिग्नेचर उसके ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर होने चाहिए, तभी आप जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सांसद या कोई भी सदस्य चाहे अकेले कि मैं राष्ट्रपति को हटा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। और अगर 1/4 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने के बाद वो सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा, और उसके बाद में उसी सदन में जो उसमें पर उपस्थित होते हैं सदस्य, उसके 2/3 सदस्य जो है राष्ट्रपति, 2/3 सदस्य जो है, यानी 2/3 सदस्य जो है, 2/3 का मतलब मान लीजिए जैसे 24 सदस्य हैं, तो इसका 2/3 निकालिएगा तो आएगा 16। कितना? 16। तो मैं मान लीजिए 24 सदस्य हैं, तो उसका 16 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में वोट करते हैं, तो उस सदन से जो है वो पास हो जाएगा। जो प्रस्ताव जो है, मान लिया लोकसभा में पहले लाया गया, वहाँ पे 2/3 सदस्यों ने कह दिया कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो वही फिर बिल जो है वो राज्यसभा में जाएगा। और वहाँ पर भी अगर 2/3 सदस्यों ने कह दिया कि भैया राष्ट्रपति को हटा दो, तो फिर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी 2/3 सदस्यों ने जो है नहीं कहा कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और राष्ट्रपति का पद जो है वो बच जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश करिएगा समझने की, बहुत ही कठिन कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने 56 के बारे में समझा, आगे बात करते हैं आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 में बात करते हैं कि अनुच्छेद 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का जो है वो पुनः निर्वाचन हो सकता है। यानी संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो एक व्यक्ति राष्ट्रपति एक बार ही बनेगा, वो जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बात की गई है। जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, लगातार 2 बार, 1952 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, सवाल बहुत ही अच्छा बनता है कि राष्ट्रपति की जो पद की योग्यताएं हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसके बारे में चर्चा की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा की गई है अनुच्छेद 58 में, आर्टिकल 58 में चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो हैं वो क्या होती हैं, तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने का मतलब यह है कि भारत का उस समय नागरिक हो। अच्छा, सवाल यही बन सकता है क्या कोई ब्रिटेन का रहने वाला या कि अमेरिका का रहने वाला और कहीं और किसी भी देश का रहने वाला कोई व्यक्ति क्या भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ,
बन सकता है। लेकिन जिस समय वो राष्ट्रपति पद का दावेदार हो उस समय भारत का नागरिक हो, किसी अन्य देश का नागरिक ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन होती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। उसकी उम्र जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिक चाहे जितनी हो, कम से कम 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जो है उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में जीत कर राष्ट्रपति बन भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि लोकसभा किसके सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अपवाद ये है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की मिनिमम यानी कम से कम उम्र जो है वो 25 वर्ष ही होती है। अगर किसी व्यक्ति की 25 उम्र किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 25 वर्ष है तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें 35 वर्ष है, तो अपवाद है। ये उम्र का अपवाद है, उसमें 25 है, इसमें 35 है, लेकिन बाकी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आगे, उस समय पर वो किसी भी लाभ का पद धारण न कर रखा हो उसने, है ना। लाभ का पद जैसे कोई भी नौकरी कर रहा हो, अगर वो राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला है तो उसे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। या फिर लाभ के पद और भी माने जाते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति है, और अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो उसे उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देना पड़ेगा। या फिर जैसे वो कोई मंत्री, कोई भी मंत्री है, अगर मंत्री है तो भी लाभ का पद माना जाएगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी भारत की जो 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले राज्यपाल थी झारखंड की, आई थिंक झारखंड की ही राज्यपाल थी। तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद ही भारत के राष्ट्रपति बन सकी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में उसे जमानत राशि कितनी देनी पड़ती है। तो जमानत राशि जो है उसे 15,000 देनी पड़ती है। कितनी? 15,000 रुपये देनी पड़ती है। कितनी? 15,000 रुपये देनी पड़ती है। और अगर उसने चुनाव में 1/6 यानी 6 वोटों में से उसने 1/6 वोटों में से अगर उसने 1 वोट प्राप्त कर लिया है तो उसे जो है, भले ही वो चुनाव हार जाए तो उसे 15,000 रुपये जो है वो जमानत राशि वापस कर ली जाएगी। और उसने 6 में से अगर एक भी, मान लीजिए यहाँ पर 1/6, यहाँ पर मान लीजिए 10 है ना, 10, अगर उसने 10 सीटें जीती हैं 60 में से 10 सीटें उसने अगर जीत ली हैं तो उसे जमानत राशि वापस कर दी जाएगी, यानी कि 15,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे भले ही वो हार जाए। लेकिन अगर उसने 10 की जगह 9 सीटें जीती हैं और हार जाता है चुनाव तो फिर जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है, उसे वापस नहीं की जाती है। ठीक है, जमानत राशि जो है उसकी जब्त कर ली जाती है चुनाव आयोग द्वारा और वापस नहीं की जाती। और राष्ट्रपति का चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 के बारे में। इसमें क्या है? शर्तें, सेवा और वेतन की चर्चा अनुच्छेद 59 में की गई है। तो यहाँ पर ही मैंने आपको जैसा बताया अभी, वो आर्टिकल 58 में नहीं, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऐसी शर्त होती है। ठीक है, जैसे आपको बताया वो आर्टिकल 59 में है। और वेतन जो है संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित करती है। संसद जो है विधि द्वारा राष्ट्रपति का वेतन जो है वो निर्धारित करती है। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए मंथ का है। एक महीने की सैलरी जो है राष्ट्रपति की कितनी है? वो 5 लाख रुपए है। और राष्ट्रपति को जो सेवा है वो राष्ट्रपति
वो बिना किराए का आवास मिलता है, यानी उसे 360 कमरों का एक महल मिलता है, मकान मिलता है, जो कि उससे कोई भी किराया नहीं लिया जाता है। ठीक है, बिना किराए का आवास मिलता है। और पदावधि के दौरान, यानी जब तक वो पद पर है, 5 वर्षों तक, जब तक वो पद पर है तब तक उसके दौरान उसकी बिना मर्जी, अगर वो चाहता है राष्ट्रपति तो फिर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की बिना मर्जी उसकी पदावधि के दौरान उसके वेतन और भत्ते उसे पूरे मिलेंगे, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी पदावधि के दौरान। ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिलती है सैलरी की 50%, यानी 5 लाख सैलरी है तो उसे 2.5 लाख रुपए हर महीने की पेंशन मिलेगी, और 25% उसकी राष्ट्रपति की सैलरी का 25% पेंशन मिलती है, किसे, राष्ट्रपति की पत्नी को भी मिलती है, यानी 2.5 लाख रुपए पेंशन महीने का राष्ट्रपति को मिलेगा, और 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपये हर महीने की पेंशन जो है वो राष्ट्रपति की पत्नी को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है। क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है, जो कि कौन दिलाता है, सीजेआई दिलाता है। कौन दिलाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है, और आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 में क्या है, अनुच्छेद 71 में जो है वो चुनाव से संबंधित विवाद कौन देखता है, वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। और ऐसा नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का या विधानसभा का कोई भी चुनाव हो, अगर इससे कोई भी संबंधित विवाद हुआ है तो वो केस जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 87 के तहत विशेष अभिभाषण होता है, किसका, राष्ट्रपति का। जब भी कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो उसका विशेष अभिभाषण होता है, आर्टिकल 87 में ऐसा लिखा हुआ है। और आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ठीक है साथियों, हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने राष्ट्रपति के बारे में आज की क्लास में पढ़ा है, और पढ़ा है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत है। और फर्स्ट रिवीजन करते हैं एक बार। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में क्या है, पद है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, जो कि कैसी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। और आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में चर्चा की गई है, या कार्यकाल के बारे में। और आर्टिकल 57 में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति का जो है वो पुनः निर्वाचन हो सकता है। और आर्टिकल 58 में बात की गई है कि राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 में चर्चा की गई है कि राष्ट्र शर्तें और सेवा और वेतन के बारे में चर्चा की गई है। और आर्टिकल 61 यानी 61 में महाभियोग है, उसके तहत महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 60 में जो है वो शपथ है, राष्ट्रपति को सीजेआई दिलाता है। और आर्टिकल 71 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी संबंधित विवाद है तो उसे सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। और आर्टिकल 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है आर्टिकल 87 में। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रदेश में
या कहीं भी अध्यादेश ला सकता है आर्टिकल 123 के तहत। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्या जाता है आपका, एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो ज़रूर देखो। आप पूरी वीडियो अगर नहीं देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर भगा भगा के देखने से भगा भगा के दिमाग में आएगा और वो भाग ही जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं आपके दिमाग में। ठीक है, तो पूरी क्लास देखिए यदि आपने अच्छे से, तो पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। मेहनत करिए, उन्नति करिए और जुड़िए उन्नति क्लासेस के साथ। खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जो सपने हैं उन्हें साकार करिए। जय उन्नति कर विजय उन्नति। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।